हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में, जो कि है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड से। तो क्या है बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस, जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बिजनेस स्टडीज़ का स्ट्रक्चर है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। आपकी जो सीबीएसई की बुक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट ए है वो 40 नंबर का है और पार्ट बी भी आपका 40 नंबर का है, यानी दोनों पार्ट्स इक्वल मार्क्स के हैं। फाइनल जो एग्जाम है वो आपका 80 मार्क्स का आता है, क्योंकि 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए के बारे में बात करते हैं, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। इसमें सबसे पहली जो यूनिट है उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, यानी आप इसमें सीखोगे कि किस तरह से हिस्ट्री में व्यापार होता था और किस तरह से चेंजेस उसमें अब तक आए हैं। फिर मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंडिया की पोजीशन क्या थी वर्ल्ड इकोनॉमी में आज़ादी तक, ये सब आप इसमें पढ़ोगे और 3 से लेकर 4 नंबर तक का इसमें से पूछ लिया जाता है। फिर आप पढ़ोगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, उसकी क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। फिर बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कोई अपना व्यापार करे या फिर डॉक्टर या वकील बने या फिर कहीं कोई जॉब करे, तो इन तीनों का क्या मतलब होता है और इसमें डिफरेंस, ये आपको करना है। और ये जो बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उनको किस तरह से बांटा जाता है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, उनके सब ग्रुप्स क्या होते हैं, ये आपको याद करने हैं। फिर इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, चीजों का आदान प्रदान करना, लेन देन करना, और उनको जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो गया हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो गया हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो गया हो, चाहे वो गोदाम वेयर हाउस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो गया हो, तो ये सब कॉमर्स में आते हैं। इनका क्या मतलब होता है ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर बिजनेस रिस्क, ये बिजनेस रिस्क 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है फाइनल में। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि लगभग हर कंसेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर फर्स्ट आपको छोड़ना नहीं है, सारा कुछ अच्छे से याद करना है। अब सेकंड चैप्टर आ जाता है जिसमें आप पढ़ोगे कि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कितने कितने तरह की होती हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे एकल स्वामित्व व्यापार के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद नॉर्मल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, ये काफी हद तक नया कंसेप्ट है, पहले आता था लेकिन बहुत ही कम आता था। अब आपको साफ साफ क्लियरली कहा गया है कि ये आपको पढ़ना है और चांसेस कई हद तक ज़्यादा है कि इसमें से ये एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि नया है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आता है, ये एक तरह का अलग से बिजनेस कंसेप्ट है, ये शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन ये हिंदू फैमिली में होता है, यानी उनके दादाओं परदादाओं से जो बिजनेस चला आ रहा है उसको बोलते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये आप पढ़ोगे। फिर जो चौथा टाइप होता है बिजनेस का वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कुछ लोग मिलकर आपस में लाभ पहुंचाने के लिए, एक सोसाइटी को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसका क्या मतलब होता है, इसकी कमियां क्या हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, वो सब पढ़ोगे। फिर उसके बाद पढ़ोगे आप कंपनी, जैसे कि रिलायंस, टाटा, वेदांता, तो ये कंपनीज को कैसे बनाया जाता है, इनकी क्या लाभ होते हैं बनाने के, इनकी क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब आप पढ़ोगे। जनरली जो कंपनी होती है वो एक पर्सन नहीं खोलता, कम से कम 2 व्यक्ति एक कंपनी को खोलने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन एक 1 पर्सन कंपनी भी होती है। ये क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एक पार्ट होता है, यानी एकल स्वामित्व, लेकिन जब उसको कंपनी के अंदर रजिस्टर करा लिया जाता है तो वो 1 पर्सन कंपनी कहलाती है। तो ये भी आपको अलग से इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है। फिर कौन से वो फीचर्स है, कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुनाव करते हैं। यानी सीधी सी बात है, अगर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो तो क्या आप अकेले ही उस व्यवसाय को करोगे, या फिर किसी अपने फ्रेंड को पार्टनर बनाओगे, या फिर आप एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हो तो क्या आपका कोई पुराना परदादाओं वाला बिजनेस है, या फिर एक कंपनी खोलना चाहते हो, तो किन बातों को ध्यान में रखा जाए ये डिसीजन लेने के लिए, ये सब आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। फिर कंपनी को किस तरह से बनाते हैं, इनके क्या स्टेजेस हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आप पढ़ोगे। उसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 ये कंबाइंड 14 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं उनका क्या मतलब होता है ये पढ़ोगे। यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पर आपको मीनिंग पढ़ना है, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आपकी बुक में है तो आप उसको छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं
वो कितने तरह की होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, सरकारी कंपनी क्या होती हैं, ये पढ़ोगे। फिर मल्टीनेशनल कंपनी जिसको आप बोलते हो एमएनसी या फिर कई बार ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी बोल देते हो, उनके क्या मतलब है, उनके क्या फीचर्स हैं। फिर जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, इन सब के आपको कंसेप्ट ही पढ़ने हैं, डिटेल में आपको नहीं जाना है, तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रख लेना। फिर आता है आपका यूनिट 4 जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। अब सर्विसेज का मतलब ये है कि सेवाएं, और सेवाएं क्या आती हैं, इसमें बैंकिंग फैसिलिटी आ जाती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी आ जाती है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आ जाती है, एट्सेट्रा। तो अलग अलग सर्विसेज इसमें पढ़ोगे तो सबसे पहली सर्विसेज जैसा कि बताया था इसमें बैंकिंग आ जाता है। तो इसमें कितने तरह के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं बैंक में, जिसमें से मेन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, रिकरिंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, ये स्पेशली आप पढ़ोगे। तो अकाउंट खोलने के अलावा बैंक और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ई बैंकिंग का क्या मतलब है, जनरली ऑनलाइन जो बैंकिंग हम करते हैं, और डिजिटल पेमेंट के क्या तरीके हैं, ये सब सीखोगे। इसमें जो नया कंसेप्ट है वो है डिजिटल पेमेंट का, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, इसमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे कि इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको मीनिंग ही पढ़ने हैं, डिटेल में आपको नहीं जाना है। फिर पोस्टल सर्विसेज क्या होती है, पोस्टल सर्विसेज जैसे कि मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ये सब क्या होते हैं, और ये भी आपको मीनिंग ही पढ़ना है, डिटेल में आपको नहीं जाना है। उसके बाद आ जाता है यूनिट 5, और यूनिट 5 और 6 ये कंबाइंड आपका 10 मार्क्स का है। तो यूनिट 5 का नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस के नए तरीके कौन से हैं जो अब आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका तो है ई बिजनेस का, यानी ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, वो किस तरह से कर सकते हैं। और इस कोविड सिचुएशन में तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है और उसको कैसे चलाया जाता है। तो इसमें आप इसका मीनिंग, इसके आगे स्कोप क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। फिर आ जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी किसी दूसरे बिजनेस से किस तरह से सर्विसेज ली जाती हैं खुद का बिजनेस ना करके। ये क्या होता है, जनरली कॉल सेंटर में ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका मतलब, इसकी नीड और आगे इसके स्कोप पढ़ोगे। फिर आ जाता है यूनिट 6 जिसका नाम है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, यानी बिजनेस का लोगों के प्रति भी एक कर्तव्य होता है, इस समाज के प्रति, इस एनवायरनमेंट के प्रति भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्तव्य होता है। तो वो क्या होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। तो सबसे पहले यही है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ोगे, ओनर के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, इन्वेस्टर्स के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनके प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के, और इस पूरी कम्युनिटी के लिए क्या क्या बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, यानी एथिक्स मतलब क्या अच्छी बातें हैं जो बिजनेस को अपनानी चाहिए, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आता है आपका पार्ट बी, जो कि इक्वली पार्ट ए की तरह 40 नंबर का है, जिसका नाम है फाइनेंस एंड ट्रेड। इसमें आप पढ़ोगे कि बिजनेस कहाँ से पैसा ले सकता है और व्यापार यानी लेन देन कितने तरह का होता है और कहाँ कहाँ से हम इसको कर सकते हैं। तो पार्ट बी का यूनिट 7 और यूनिट 8 कंबाइंड आपका 20 मार्क्स का है। यूनिट 7 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी बिजनेस पैसा कहाँ से ले रहा है, ये आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब होता है ये पढ़ लिया। फिर जो व्यापार में जो भी पैसा आता है वो ओनर लगाता है, तो ओनर्स फंड्स का क्या मतलब होता है, इसको एक अलग नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं इक्विटी। और अगर कंपनी है तो आगे जुड़ जाता है शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, ये सब आप पढ़ोगे। उसके बाद GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं, इनका मतलब आप पढ़ोगे। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये आप ज़रूर ध्यान देना कि जहाँ जहाँ भी कंसेप्ट लिखा है उसका मतलब है कि आपको डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ मीनिंग ही आपको समझना है अच्छे से। फिर आता है कि जो बिजनेस है वो उधार लेता है तो वो कहाँ कहाँ से ले सकता है, कितने तरीके से वो उधार ले सकता है। यानी अगर आपकी कंपनी है तो आप डिवेंचर्स के रूप में बाहर से पैसा ले सकते हो और बॉन्ड्स के रूप में बाहर से पैसा ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि बैंकिंग के अलावा जो अलग से कंपनी है जिनका काम ही है व्यापार को पैसा देना उधार, तो वहां से लोन जो लेते हैं उसका क्या मतलब होता है, कमर्शियल बैंक्स का क्या मतलब होता है, वो किस तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं,
पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, ट्रेड क्रेडिट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है, ये सारे वो मेथड्स है जिससे कोई भी बिजनेस बाहर से पैसा लेता है, तो इनका मतलब आपको समझना है। उसके बाद यूनिट 8 आ जाता है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इसमें आप पढ़ोगे कि छोटा व्यापार क्या होता है और उनके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो किस तरह से वो डेवलप किया जाता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का क्या मतलब है, जितने भी आपने नए नए बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको फंड यानी पैसा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसका मतलब आप समझोगे। फिर उसके बाद स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस पढ़ोगे यानी छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, और आई होप ये आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फिर स्मॉल बिजनेसेस का इंडिया में क्या रोल है, यानी क्या वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वो फायदा पहुंचाते हैं पूरी सोसाइटी को, किस तरह से वो कई सारे लोगों को रोजगार देते हैं, तो वो आप इसमें पढ़ोगे। फिर गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है और कौन कौन सी वो एजेंसी हैं जो छोटे उद्योगों के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान करती हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कुछ अलग से नाम दिए गए हैं आपके सिलेबस में, वो आपको करने हैं अच्छे से, जैसे कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर यानी DIC और NSIC। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, पर्टिकुलरली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट 9 जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड, और यूनिट 9 और यूनिट 10 दोनों हैं आपके 20 नंबर के। यूनिट 9 इंटरनल ट्रेड मतलब देश की बाउंड्री के अंदर अगर कोई व्यापार किया जाए, माल खरीदा या बेचा जाए तो उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको इसके बारे में पहले से ही होगा। फिर रिटेल ट्रेड कितने तरह के होते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर्स कितने होते हैं यानी बड़े तरह के रिटेलर्स कितने होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का क्या मतलब होता है, चेन स्टोर्स का क्या मतलब होता है, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर GST आपको पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है यानी विदेशों के साथ किस तरह से व्यापार किया जाता है, तो क्या इसका मतलब होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। और जब कभी भी हम विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो एक अलग से वर्ड्स यूज़ होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब विदेशों से माल खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब विदेशों को माल बेचना। तो क्या मतलब है और क्या पूरा प्रोसीजर होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, ये आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्टिंग के किसी बिजनेस में हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि इंडेंट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, शिपिंग बिल्स क्या होता है, मेट्स रिसीट्स क्या होती है यानी DADP क्या होती है, ये भी आप इसमें पढ़ोगे। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया के व्यापार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या मतलब है और इसको क्यों सेटअप किया है, ये आपको पढ़ना है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।